अगर मैं कहूँ कि इंडिया में आप जितना नॉर्थ की तरफ जाओगे आपको गरीब लोग ज्यादा मिलेंगे और जितना साउथ की तरफ बढ़ोगे आपको अमीर लोग ज्यादा दिखेंगे। आई नो सुनने में ये बहुत ही अजीब लगता है। किसी देश में अमीर और गरीब लोगों का होना कोई डिफरेंट बात नहीं है, लगभग हर देश में ऐसा होता है। बट ऐसे ज्योग्राफिकली अमीर और गरीब का डिवाइड होना बहुत ही सरप्राइजिंग और इंटरेस्टिंग है। बोलने से क्या होता है, इस चीज को प्रूव करने के लिए हमें डेटा चाहिए। कितने पैसों के बाद एक आदमी अमीर बनता है इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, पर कितने कम पैसे होने पर कोई गरीब हो सकता है इसकी डेफिनेशन है। इंडिया में से बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं, मतलब जो इंसान एक साल में 27,000 रुपए या उससे कम कमा रहा है, यानी एक दिन में सिर्फ 75 रुपए या उससे कम कमा रहा है, उसे हम गरीब कह सकते हैं। तो देख लेते हैं इंडिया में कहाँ कितनी गरीबी है। लेकिन उससे पहले ये नाम सुनिए और बताइए ये लोग कौन से इंडियन स्टेट से हैं। शिव नडार, मिस्टर नारायण मूर्ति, लक्ष्मी मित्तल और गौतम अदानी, इन सब नाम को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ये लोग इंडिया के सबसे अमीर इंसानों में गिने जाते हैं। पर अमीर होने के साथ एक और फैक्टर है जो इन सब में कॉमन है, और वो ये है कि ये इंडिया के या तो साउथ, सेंट्रल या फिर वेस्टर्न इंडिया से बिलोंग करते हैं। और भी हैरानी की बात यह है कि ईस्टर्न या फिर नॉर्दर्न इंडिया में से ऐसा कोई भी नहीं है जो इंडिया के टॉप 10 रिच की लिस्ट में आ सके, यानी कि कोई अंबानी या टाटा जैसा इंडस्ट्रियलिस्ट। तो फाइनली ये रहा डेटा। इंडिया के सुप्रीम प्लानिंग अथॉरिटी नीति आयोग ने 2021 में गरीबी के ऊपर जो रिपोर्ट निकाली है उसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मेघालय, असम एक्सेट्रा जैसे नॉर्थ के स्टेट्स में गरीबी ज्यादा है, जबकि पौंडीचेरी, केरला, आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु जैसे साउथ के स्टेट्स में गरीबी कम है। हालांकि नॉर्थ के कुछ स्टेट्स जैसे कि दिल्ली या चंडीगढ़ में गरीबी कम दिखाई दे रही है। पर अगर हम ये देखें कि 25% से ज्यादा गरीबी कौन से स्टेट में है तो हमें सिर्फ नॉर्थ के स्टेट्स ही दिखाई देंगे। पर ऐसा है क्यों? 2022 में इंडिया की टोटल पॉपुलेशन थी 141 करोड़। अब इस इंडिया की टोटल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में भी एक बैलेंस है, और वो ये है कि इंडिया के लगभग 50% लोग नॉर्दर्न और ईस्टर्न इंडिया में रहते हैं, जबकि बाकी 50% वेस्ट, सेंट्रल या साउथ इंडिया में रहते हैं। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स दोनों साइड में ऑलमोस्ट बराबर है। फिर भी साउथ और सेंट्रल इंडिया में लोग ज्यादा अमीर हैं और नॉर्थ और ईस्टर्न इंडिया में गरीब हैं। इसके रीजन को हम डेटा की मदद से देखते हैं। देखिए, किसी भी देश की अगर इकोनॉमिक सिचुएशन हमें समझनी है तो हमें उसे जीडीपी की टर्म्स में समझना पड़ेगा। जैसे कंट्रीज की जीडीपी होती है, एग्जैक्टली वैसे ही हम स्टेट्स की जीडीपी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इंडिया में टोटल 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अगर हम स्टेट वाइज जीडीपी देखें तो हमें कुछ ऐसी पिक्चर दिखाई देगी। स्टेट की जीडीपी से साफ नजर आ रहा है कि सदर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया की स्टेट्स की जीडीपी ज्यादा है। जितना हम नॉर्थ या ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं जीडीपी कम होना स्टार्ट हो जाती है। पर जीडीपी को हम इतना इंपॉर्टेंस दे क्यों रहे हैं? क्योंकि जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है कि एक साल में उस कंट्री या स्टेट ने कितने पैसे बनाए हर सामान या सर्विस को बेचकर। अब ये पैसे बन सकते हैं एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से, एक्सपोर्ट से, एक्सेट्रा। अगर हम एक आम आदमी की नजर से इसे देखना चाहते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि हर इंडियन स्टेट्स की एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में क्या सिचुएशन है, क्योंकि इन्हीं दो सेक्टर के साथ एक आम आदमी सीधा जुड़ा होता है। तो आइए सबसे पहले एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं। सरप्राइज, जीडीपी में नीचे रहने वाले ज्यादातर स्टेट्स की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा है और ऊपर रहने वाले स्टेट्स की कम, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए था। ऐसा क्यों है, इससे पहले हम देखते हैं कि ये स्टेट्स इंडस्ट्रीज में कहां पर है। अब इस इमेज में हम एक टोटल ऑपोजिट पिक्चर को देख रहे हैं। जीडीपी में ऊपर रहने वाले स्टेट्स में इंडस्ट्रीज ज्यादा है और नीचे रहने वाले स्टेट्स में इंडस्ट्रीज कम है। मतलब नॉर्थ के और ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वो ज्यादा डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर, और साउथ, सेंट्रल और वेस्टर्न जो स्टेट्स हैं वो ज्यादा डिपेंडेंट है इंडस्ट्रीज के ऊपर। अगर हम सिर्फ साउथ के 5 स्टेट्स की इंडस्ट्रीज को कंबाइन कर दें तो उनमें 1447 इंडस्ट्रीज पार्क हैं, जो कि पूरे इंडिया का 37% है। इस डेटा से क्लियर है कि जहां पर इंडस्ट्रीज ज्यादा है वो इंडियन स्टेट्स में वेल्थ भी ज्यादा है, क्योंकि इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है, इकोनॉमी में ग्रोथ लाती है और इसका सीधा असर स्टेट की डेवलपमेंट पर पड़ता है। वहीं एग्रीकल्चर नेसेसरी तो है लेकिन उसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट, एग्रीकल्चर नेचुरल फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, जैसे कि वेदर, क्लाइमेट, सॉइल कॉम्पोजिशन और इसके साथ साथ नेचर पर भी, यानी बारिश पड़ेगी या सूखा रहेगा। इसलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अनप्रेडिक्टेबल है। अगर प्रोडक्शन कम हुआ तो इनकम भी कम ही होगी। सेकेंड, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम या ज्यादा हो रही है, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि एडवांस मेथड यूज किए जा रहे हैं कि नहीं। हालांकि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इंडिया की एग्रीकल्चर में खास ग्रोथ हुई थी, पर अगर इसे दुनिया के दूसरे देशों के साथ कंपेयर किया जाए तो अभी भी हम काफी पीछे हैं। दूसरे देश जैसे कि चाइना या यूएस, जहां पर एग्रीकल्चर को काफी ऑटोमेट कर दिया गया है, वहीं पर इंडिया का एग्रीकल्चर अभी भी ज्यादातर लेबर इंटेंसिव है और हमें लोगों की जरूरत पड़ती है। इसके साथ ही जो चाइना और यूएस में खेती बाड़ी की जमीनें हैं उन्हें कंप्लीटली इरिगेशन प्रोवाइड की गई है,
पर इंडिया में अभी भी हमारे लोग बारिश का इंतजार ही करते हैं, खासकर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में भी, यानी कि फल सब्जियां वगैरह जहां से ज्यादा रेवेन्यू आता है, वहां भी हम यूएसए और चाइना से पीछे हैं। थर्ड, एग्रीकल्चर सीजन पर भी डिपेंडेंट है, यानी कि खेती से जुड़े हुए लोगों के पास पूरे साल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एग्रीकल्चर में सिर्फ उन्हें उस सीजन में ही एम्प्लॉयमेंट मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग चावल या गेहूं की खेती बाड़ी कर रहे हैं, दूसरे वक्त इनकम जनरेट करने के लिए ये लोग कुछ और चीजें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी, नरेगा एक्सेट्रा। फोर्थ, इसके साथ है मिडल मैन की प्रॉब्लम। खेत में किसान जो उगाते हैं वो मार्केट तक पहुंचते ही बीच में आ जाते हैं मिडल मैन। ये वो लोग हैं जो किसानों से कम दाम पर अनाज खरीदते हैं और उन्हें ज्यादा क्वांटिटी में जमा कर बाद में महंगे में बेच देते हैं। इससे ज्यादा फायदा मिडलमैन की पॉकेट में जाता है, ना कि किसान की पॉकेट में, जिसकी वजह से किसान को कम दाम मिलता है। इस प्रॉब्लम को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। हाल ही में फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर काफी शोर हुआ था। किसानों की बहुत सारी अपील में एक अपील थी कि इस मिडलमैन को हटाना। उस वक्त सामने आया था हरियाणा के यमुनानगर में रहने वाले किसान श्याम सुंदर मेहता जी की बातें। उन्होंने कहा था कि जब किसान मंडी में अपनी फसल बेचने जाते हैं तो उन्हें वो फसल मिडलमैन को बेचनी पड़ती है। ये मिडलमैन गवर्नमेंट इंस्पेक्टर के साथ मिलके उनकी फसल को मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि गवर्नमेंट की तय की गई दाम से भी बहुत कम प्राइस में खरीदता है। गवर्नमेंट इंस्पेक्टर गलत तरीके से फसल की क्वालिटी को खराब बताता है और इससे किसान अपनी फसल को कम दाम में बेचने के लिए तैयार हो जाता है। श्याम सुंदर मेहता जी ने कहा कि उनसे 35 रुपए किलो में खरीदा गया प्याज मिडलमैन फिर 100 रुपए किलो में आगे बेचता है। ये सिर्फ कुछ रीजंस हैं एग्रीकल्चर डिपेंडेंट स्टेट्स के पुअर होने के पीछे। इसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि एक स्टेट कितना अमीर है वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि उस स्टेट में रहने वाले लोगों का एजुकेशनल लेवल क्या है और वहाँ गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है। रिसर्च बताती है कि अगर एवरेज स्कूलिंग ईयर, मतलब स्कूल में बिताया गया साल, अगर एक साल भी बढ़ता है तो 40 साल में जीडीपी 0.37% तक बढ़ सकती है। हायर एजुकेशन या फिर हाईली एजुकेटेड पॉपुलेशन को इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी माना जाता है, क्योंकि एजुकेटेड वर्कर मुश्किल काम जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा ज्यादा एफिशिएंटली कर सकता है और वो नई सोच और तरीकों की ज्यादा इज्जत भी करेगा। इवन कि अगर एक एजुकेटेड इंसान एग्रीकल्चर को भी करता है तो भी वो उसमें लेटेस्ट मेथड यूज करने की कोशिश करेगा। आइए डेटा देखते हैं कि एजुकेशन के मामले में इंडियन स्टेट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। कंपैरिजन साफ है। महाराष्ट्र, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, गुजरात जैसे स्टेट्स जो कि जीडीपी में आगे थे, वहां पर ग्रेजुएटेड पॉपुलेशन रेट भी ज्यादा है। यानी इससे ये चीज क्लियर है कि हायर एजुकेशन रेट्स और इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेट की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इंडिया तो एक ही कंट्री है, फिर कुछ स्टेट्स में एग्रीकल्चर ज्यादा हो रहा है और कुछ स्टेट्स में कम। ऐसा क्यों है? इसके बारे में जानने के लिए हमें इंडिया की ज्योग्राफी को समझना पड़ेगा। इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न साइड में फैला हुआ है दुनिया का सबसे ऊंचे पहाड़ हिमालयन रेंज। हिमालयन रेंज एक दीवार की तरह एक्ट करते हैं। ये चाइना और तिब्बत की तरफ से आने वाली सूखी ठंड को रोकते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश या वेस्ट बंगाल में उतनी ज्यादा ठंड नहीं पड़ती जितनी की लद्दाख या तिब्बत जैसी जगहों पर पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ से ये वेस्ट और ईस्ट की तरफ से आने वाली गर्म हवा को चाइना और तिब्बत की तरफ जाने से रोकते हैं। इस वजह से ये गर्म गीली हवा नॉर्दर्न और ईस्टर्न स्टेट्स में बारिश करवाती है। इसके साथ हिमालय और ग्लेशियर से निकलने वाली नदियां ऑलमोस्ट पूरे साल भरी रहती हैं। पानी की कमी ना होने की वजह से ईस्टर्न और नॉर्दर्न स्टेट्स में जमीन ज्यादा फर्टाइल है और खेती बाड़ी ज्यादा होती है। वहीं अगर हम साउथ और सेंट्रल इंडियन स्टेट्स की बात करें तो वहां पर कम ऊंचाई वाले ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स के हिल्स हैं। कम ऊंचाई की वजह से ये रेंजेस समुद्र की तरफ से आने वाली गीली हवा को ज्यादा रोक नहीं पाते और सिर्फ कोस्टल एरिया में ही हल्की बारिश करवा देते हैं। इसके साथ इन रेंजेस में ग्लेशियर्स भी नहीं है, तो सदर्न और सेंट्रल इंडिया की नदियों में पानी सिर्फ बारिश से ही आता है। यानी कि ईस्टर्न और नॉर्दर्न स्टेट्स जैसे भरपूर पानी और उपजाऊ जमीन के रिसोर्सेज इन स्टेट्स के पास है ही नहीं। और इन ज्योग्राफिकल रीजंस की वजह से हमें ईस्टर्न और नॉर्दर्न स्टेट्स में ही ज्यादा एग्रीकल्चर देखने को मिलता है। सदर्न और वेस्टर्न इंडिया के पास एग्रीकल्चर रिसोर्सेज पहले से ही कम है, इसलिए उन्होंने ट्रेड पर ज्यादा ध्यान दिया। इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं कि अगर किसी रीजन के पास एग्रीकल्चर रिसोर्सेज ना हो तो उन्हें अपनी ट्रेडिंग पोटेंशियल को बहुत ज्यादा इंक्रीज करना ही पड़ेगा अगर उन्हें डेवलप होना है तो। जाने माने इकोनॉमिक जर्नलिस्ट जेन जैकोब एग्जाम्पल देते हैं कुछ एस्कीमोस का, जो कि बर्फीले आर्टिक सर्कल में रहते हैं जहां पर किसी भी तरह की खेतीबाड़ी नहीं है। रोजगार के लिए इन एस्कीमोस को खुद को स्कल्पचरिंग और पेंटिंग में ट्रेन करना ही पड़ा, क्योंकि इन आर्ट को दूसरे म्यूजियम्स, कलेक्टर्स और पब्लिशर्स को बेचा जाता है, यानी कि ट्रेड। यहाँ पर हम जापान का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। 2020 में एग्रीकल्चर से जापान को जीडीपी मिली सिर्फ 1.04%, जबकि इंडस्ट्री से मिली 29% और सर्विस सेक्टर से मिली 69%। एग्रीकल्चर में पीछे होने के बाद भी जापान दुनिया के सबसे वाले जीडीपी देशों में आता है, यानी दुनिया की 4th पोजीशन में। और रीजन है उनका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ट्रेड और बिजनेस।
ट्रेड और बिजनेस के इस पार को साउथ और सेंट्रल इंडिया वाले शायद बहुत पहले समझ चुके थे। खासकर साउथ इंडिया के ट्रेड का एविडेंस हमें चोला पीरियड से, यानी कि आज के करीबन 2000 साल पहले से मिलता है। इतिहास से हमें पता चलता है कि उस वक्त साउथ इंडिया अपने सी के रास्तों का इस्तेमाल करते हुए स्पाइस और कॉटन की ट्रेडिंग दुनिया के दूसरे देशों के साथ करता था। मॉडर्न टाइम में भी उन्होंने ट्रेड को प्रायोरिटी दी और उसका एक एग्जाम्पल है आज का बैंगलोर। सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाने वाले इस बैंगलोर में इंडिया का टेक्नोलॉजिकल हब है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी जैसी बड़ी बड़ी बाहर की कंपनियों से लेकर यहाँ पर इसरो, इन्फोसिस, HCL जैसी इंडियन टेक्नोलॉजी जायंट्स हैं। इसका रीजन है 1970 में कर्नाटका स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन एंड MD RK बल्लीगा का विजन, जिसमें उन्होंने बैंगलोर को एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी में कन्वर्ट करने का प्रपोजल दिया। आज की डेट में भी कर्नाटका गवर्नमेंट बहुत सारे फिस्कल और पॉलिसी इंसेंटिव्स ऑफर करता है बिजनेस की ग्रोथ के लिए। डेफिनेटली गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो स्टेट को इंप्रूव करने में बहुत मैटर करती है। वहीं अगर हम नॉर्थ और ईस्ट के स्टेट्स की बात करें तो हमें कुछ ऑपोजिट एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि वेस्ट बंगाल 2006 में टाटा वेस्ट बंगाल के सिंगूर में अपना नैनो प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती थी। उन्होंने लैंड भी ले लिया, लेकिन पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस और गवर्नमेंट की तरफ से सिचुएशन को ना हैंडल करने की वजह से उन्हें ये प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा और नैनो प्रोजेक्ट को गुजरात के सनंद में शिफ्ट करना पड़ा। जी हाँ, गुजरात GDP में ऊपर रहने वाला एक स्टेट। पर इतना ही नहीं, एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि वेस्ट बंगाल, जिसमें करीब 50,000 से 80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला था दूसरे कंपनियों के द्वारा, वहां पर पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की वजह से वो भी रोक दिया गया। आज की डेट में ये सच है कि उसके बाद वेस्ट बंगाल में कोई भी बड़ी इंडस्ट्री नहीं बनी है। बिजनेस एंड कॉमर्स के साथ साथ रिच स्टेट्स, खासकर सर्दर्न स्टेट्स ने पॉपुलेशन की डेवलपमेंट पर भी खास ध्यान दिया है। इंडिपेंडेंस यानी 1947 के टाइम पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एक्सेट्रा ऑलमोस्ट दूसरे स्टेट्स के बराबर ही थे। लेकिन इसके बाद इन स्टेट्स के गवर्नमेंट ने एक के बाद एक ऐसी पॉलिसीज लाई जिससे वो दूसरे स्टेट से आगे बढ़ते रहे। फॉर एग्जाम्पल 1957 में पहली बार तमिलनाडु ने मिड डे मील प्रोग्राम को शुरू किया, जिससे स्टेट्स में स्कूल एनरोलमेंट ज्यादा हो गई, यानी ज्यादा बच्चे स्कूल में पढ़ने आने लगे। इसके फायदे को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को नेशनल पॉलिसी में अडॉप्ट कर लिया 1995 में, यानी 38 साल के बाद। सीधे सीधे बात करें तो साउथ की पॉपुलेशन इस पर्टिकुलर कैटेगरी में 38 साल आगे थी इंडिया के दूसरे स्टेट्स के कंपैरेटिवली। अब हम में से जो लोग सोच रहे हैं कि इन स्टेट की एज अ होल GDP से क्या लेना, वहां पर हर आदमी कितना कमा रहा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यस, यू आर राइट। इसलिए इसे देखिए। इस डायग्राम से साफ पता चलता है कि साउथ के स्टेट्स यानी कि कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला और वेस्ट के स्टेट्स यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र में लोग ज्यादा इनकम कर रहे हैं। हालांकि नॉर्थ के कुछ स्टेट्स जैसे कि हरियाणा या फिर चंडीगढ़ भी इन कैटेगरीज में आते हैं। पर अगर पूरे देश की बात करें तो ज्यादा इनकम वाले लोगों का कॉन्सेंट्रेशन साउथ या फिर वेस्ट की तरफ है। तो ओवरऑल इस पूरी डिस्कशन से हमने समझा क्या? देखिए, किसी भी देश की इकोनॉमी के 4 पिलर्स होते हैं। पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है ट्रेड और कॉमर्स, तीसरा है ह्यूमन रिसोर्स और चौथी है अच्छी गवर्नमेंट पॉलिसीज, जिससे कि पीछे 3 कैटेगरी की डेवलपमेंट हो सके। साउथ, सेंट्रल और वेस्टर्न स्टेट्स ने अपनी बेहतरीन पॉलिसीज के चलते बिजनेस में खूब तरक्की करी और साथ ही में एग्रीकल्चर को भी जितना हो सके आगे बढ़ाया। फॉर एग्जाम्पल 2021 में आंध्र प्रदेश में $600 मिलियन का स्पाइस एक्सपोर्ट किया गया। वहीं पर ईस्ट और नॉर्थ एग्रीकल्चर में तो डेवलप हुए, पर ट्रेड और कॉमर्स में पीछे रह गए। ह्यूमन रिसोर्स के मामले में भी ये स्टेट्स काफी पीछे हैं। जैसे कि हमने शुरू में बताया था कि इन स्टेट्स में लोग उतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और यही एक कारण है कि इंडिया में रिच और पुअर ज्योग्राफिकली डिवाइडेड क्यों है। देखिए, अगर हम अपने को ट्रू एजुकेशन देना चाहते हैं तो वो सिर्फ स्कूल की बुक से नहीं मिलेगी। हमें उन लोगों से समझना पड़ेगा जिन्होंने खुद लाइफ में पूरी जिंदगी कुछ किया है, यानी कि उनकी बुक से। तो अगर आप हिंदी में 1200 से ज्यादा लोगों के लाइफ के एक्सपीरियंसेस को सीखना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें अभी ऑफर चल रहा है ₹1 पर डे के अकॉर्डिंग, यानी सिर्फ ₹365 पर डे। और अगर आज आप इसकी साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसके साथ हम आपको ₹18,847 वर्थ का डिजिटल मार्केटिंग कॉपीराइटिंग कोर्स भी गिफ्ट देंगे। इस ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।